अगर आप सीए या सीएमए के एस्पिरेंट हैं और किसी भी सब्जेक्ट का ढूंढ रहे हैं एक ऐसा साथी यानी कि एक टीचर जो कि आपको आपके पड़ाव से एक जगह से दूसरे जगह इजीली लेके जा सके विथ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, तो आपको ये वीडियो देखकर समझ आएगा कि किस तरीके से आपको अपने क्लासेस के बारे में डिसीजन लेना है। यानी कि YouTube में कई बार बहुत सारे बड़े बड़े वीडियोस डेमो के लिए आ जाते हैं, बट आप उसको पूरा देख ही नहीं पाते और अल्टीमेटली किसी के भी जस्ट बहकावे में आकर या किसी के बस बताए हुए के हिसाब से आप कोई टीचर की क्लास ले लेते हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को इवेल्युएट करें 3 डिफरेंट एंगल से, एक एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन के एंगल से, यानी कि ये डीप में कैसे ले जाया जा रहा है एक एक कॉन्सेप्ट में उसको देखें, और किस तरीके से आपको स्क्रीन में प्रेजेंट करके समझाया जा रहा है वो समझें। सेकेंडली आप ये भी देखें कि किस तरह का नोट्स आपको लिखवाया जा रहा है या आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, और थर्डली आप ये भी देखें कि आपके साथ जो टीचर बात कर रहे हैं उनके साथ आपका कनेक्शन, बॉन्डिंग और वाइब्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप इन तीनों पैरामीटर पर कनेक्ट हो पा रहे हैं अपने टीचर से, तो डेफिनेटली आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये जरूर देखिए कि उन टीचर के ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो आइए चलिए अब शुरू करवाते हैं आपके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक का डेमो, जिसको आप पूरा एंड तक देखेंगे और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको उससे क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला। अगर कुछ कमी भी लगी तो भी आप कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हम और बेहतर कर सके और स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। सो लेट्स बिगिन। हम शुरू करने वाले हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से, जिसे हम एबीसी भी कहते हैं। अब इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को समझने के लिए पहले आप लोग मेरे को ये बताइए कि कितने लोगों को ये पता है स्प्लिटिंग द बिल वर्सेस गोइंग डच का मतलब। स्प्लिटिंग द बिल वर्सेस गोइंग डच। स्प्लिटिंग द बिल वर्सेस गोइंग डच। स्प्लिटिंग द बिल और गोइंग डच में डिफरेंस है जो लोगों को पता नहीं होता है। उन्हें लगता है दोनों ही एक चीज है। हो सकता है कोई लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे गोइंग डच क्या है। स्प्लिटिंग द बिल वर्सेस गोइंग डच। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। 3 फ्रेंड्स हैं। ये 3 फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में गए और तीनों ने अलग अलग चीजें ऑर्डर की। एक ने ऑर्डर किया है पिज्जा, दूसरे पर्सन ने ऑर्डर किया है पास्ता और तीसरे पर्सन ने ऑर्डर किया नूडल्स। और ये एक दूसरे को हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। जैसे ये पर्सन सिर्फ पास्ता ही खाएगा, ये नूडल्स खाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ पिज्जा ही खाएगा। कोई एक दूसरे को हेल्प नहीं कर रहा है खाने में, सब अपना अपना खा रहे हैं। तो लास्ट में बिल कितने का आएगा? 350, 280 और 220। तो बिल आया हमारा 850 रुपीज का। अब ये 850 रुपीज का जो बिल आया है, इसे अब हम कैसे बांटें लोगों में? तो स्प्लिटिंग द बिल का कहना है कि जितने लोग हैं उनमें इक्वली बांट दो। स्प्लिटिंग द बिल, जितने लोग हैं इक्वली बांट दो। तो 3 पर्सन है। अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी, जो भी मैं बोल रहा हूं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी लिखना होगा मैं खुद आप लोगों को बताऊंगा। पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। तो अगर बिल स्प्लिट किया तो सबके हिस्से में कितना आने वाला है? 850 रुपीज का मेरा बिल है, डिवाइड कर दीजिए 3 से। सबके हिस्से में 283, 283, 284 आ गया। अब जो पर्सन 1 है, इसने तो भाई साहब पिज्जा खाया था और इस पिज्जा की जो कॉस्ट है वो 350 रुपीज थी। इसने खाया पिज्जा, लेकिन इसको देना कितना पड़ा? सिर्फ 283 देना पड़ा। पर्सन 2 ने 280 रुपीज का पास्ता खाया और इसको नॉर्मली 283 देना पड़ा, तो ठीक है 3 रुपीज ही एक्स्ट्रा लगा। लेकिन पर्सन 3 ने 220 का खाया और इसको देना पड़ रहा है 283 रुपीज।
तो क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि पर्सन 3 के साथ हम गलत कर रहे हैं और पर्सन 1 को फेवर कर रहे हैं? यही है आपका स्प्लिटिंग द बिल, जहां पे हमने बिल स्प्लिट कर लिया। और वही अगर हम गोइंग डच करते हैं तो गोइंग डच में क्या होता, जिसने जो खाया वो उसका पैसा देगा। गोइंग डच में क्या होता, पर्सन 1 जो है हमारा ये 350 देता, पर्सन 2 280 देता और पर्सन 3 हमारा 220 ही देता। तो जिसने जितना खाया वो उतना पैसा दे देगा। कौन सा राइट लग रहा है आप लोग को अप्रोच, बिल स्प्लिट करना या डच करना? राइट क्या लग रहा है बताएंगे? डच करना, डच करना ही तो बेटर है। वेरी गुड। सेकंड, तो ये जो डच हम करते हैं और जो बिल स्प्लिट करते हैं, पहले जब कॉस्टिंग होती थी ना तो पहले आप समझ लीजिए ये होता था, बिल स्प्लिटिंग होता था पहले ट्रेडिशनल में। धीरे धीरे जब मॉडर्नाइजेशन आया तब हमने गोइंग डच को अडेप्ट किया, गोइंग डच को अडेप्ट किया। तो जब पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती थी तो देखा जाता था कि जो भी कॉस्ट लग रहा है सब प्रोडक्ट में बांट दो। अब हो सकता है ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसमें वो कॉस्ट लगा ही नहीं है लेकिन फिर भी उस प्रोडक्ट को उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग गलत हो जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए हमने एक मेथड निकाला और उसी मेथड को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जो कि है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। समझ गए सब कोई? तो हर कंपनी जो है, हर एक कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स में कॉस्ट को डालना पड़ता है। कॉस्ट लग रहा है कंपनी का, तो ये जो कॉस्ट है ये प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्ट बी में, प्रोडक्ट सी में, तीनों में ही जाना चाहिए। अब तीनों में जब हम कॉस्ट डालेंगे तो हमें ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि हम सिर्फ वही कॉस्ट को डालें जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लग रहे हैं। कोई ऐसा कॉस्ट है जो कि प्रोडक्ट बी में नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर हमने प्रोडक्ट बी में उस कॉस्ट को डाल दिया तो प्रोडक्ट बी की तो कॉस्टिंग गलत आ जाएगी, प्रोडक्ट बी की कॉस्टिंग गलत आ जाएगी। अगर कॉस्ट गलत आएगा तो कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस बनाते हैं, वो सेलिंग प्राइस गड़बड़ हो जाएगा। और अगर गड़बड़ सेलिंग प्राइस होगा तो फिर हमारा कस्टमर हमसे रूठ जाएगा, वो तो उस पर्सन के पास चला जाएगा ना जो करेक्ट वे से कॉस्टिंग कर रहा है। समझ गए? तो दिस वाज द प्रॉब्लम विच यूज्ड टू हैपन अर्लियर। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने। कैसे किया वो सब हम समझेंगे, बस अभी हम चैप्टर का अपना बेस बना रहे हैं। तो जब भी कोई कंपनी अपने कॉस्ट को डिटरमाइन करती है तो कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हर कंपनी कॉस्ट शीट बनाती है। या आपने ग्रुप 1 में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो कोई हार्ड बात नहीं है। कोई भी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट को कंप्यूट करती है तो वो कॉस्ट शीट बनाती है। कॉस्ट शीट में सारे कॉस्ट लिखे हुए होते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या लगे हैं। तो जैसे मटेरियल का खर्चा है, मटेरियल का जो भी खर्चा है, मटेरियल का मतलब कोई नाम नहीं है मटेरियल। जैसे गाड़ी बनती है तो गाड़ी बनने में क्या लगता है, आयरन लगता है, नट्स लगते हैं, बोल्ट्स लगते हैं। तो हमने एक पैटर्न बनाया कि हम जो प्रोडक्ट्स लग रहे हैं ना उनको नहीं लिखेंगे, हम सीधा एक हेड बनाएंगे मटेरियल और उसमें सारे खर्चे डाल देंगे, क्योंकि हर जो प्रोडक्ट है उसमें अलग अलग मटेरियल लग रहा है। जैसे मैं जो ये टी शर्ट पहन रखा हूँ इसमें कॉटन लगा है, थ्रेड्स लगे हैं, बटन्स लगा है। तो अगर कॉस्ट शीट अलग अलग सब बनाएंगे तो कोई कॉटन लिखेगा, कोई थ्रेड लिखेगा, कोई बटन लिखेगा। अगर टी शर्ट वाली कंपनी है तो, कार की कंपनी है तो वो आयरन लिखेंगे, नट्स लिखेंगे, बोल्ट्स लिखेंगे। तो सब कुछ बहुत अलग अटपटट सा हो जाएगा। अगर मेरे को कॉस्ट देखने हैं कंपनी के तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? हर कंपनी तो फिर अपने हिसाब से कॉस्टिंग करेगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक तरीका बनाया गया कि जब भी कोई कंपनी कॉस्टिंग करेगी तो उसको कुछ सर्टेन तरीके फॉलो करने होंगे। जब वो अपना कॉस्ट शीट बनाएगी तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएगी, और ये जो प्रॉपर फॉर्मेट होगा इसमें एक हेड होगा मटेरियल, जिसमें हम सारे मटेरियल के खर्चे डालेंगे। अब मटेरियल का खर्चा हो सकता है हर कंपनी के लिए अलग अलग लगे, लेकिन हेड क्या होगा? मटेरियल होगा। लेबर का खर्चा सबके लिए अलग है तो हेड क्या होगा? लेबर होगा। तो जो मटेरियल का खर्चा है वो तो साफ साफ पता चल जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या मटेरियल लग रहा है, कितना केजी लग रहा है, जिस रेट में खरीदा वो तो सीधा डाल देंगे। तो मटेरियल के रेट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अभी कुछ भी मत लिखिएगा। लेबर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस लेबर ने एक प्रोडक्ट को बनाया
उसको हम क्या पैसे देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई उस लेबर ने कितना टाइम दिया। सपोज करिए एक लेबर है, उसको मैं 10 रुपीज़ देता हूँ पर आवर के, और लेबर 3 घंटे लगाता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो लेबर को 30 रुपीज़ दिए, पता है ये, तो वो एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन जो ओवरहेड्स के खर्चे हैं हमारे, ओवरहेड्स क्या होता है भैया, आप ऐसा समझ लीजिए कि मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी इनडायरेक्ट खर्चा लग रहा है, मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी इनडायरेक्ट खर्चा लग रहा है ना, उसे हम कहते हैं ओवरहेड्स। जैसे कि रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब हमारे ओवरहेड्स हैं। ये सब कॉस्ट हर कंपनी को समझ में ही नहीं आते हैं कि कितना लेना है, क्या लेना है, इसीलिए इनका नाम भी क्या रख दिया गया है, ओवरहेड्स। सर के ऊपर से चले जाते हैं, इसीलिए नाम है ओवरहेड्स। तो अब जो हम ओवरहेड्स लेंगे अपने प्रोडक्ट में, वो कितना लें, ओवरहेड जो हम लेंगे अपने प्रोडक्ट में वो कितना लें, तो उसके लिए दो मेथड्स आए। एक मेथड है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक मेथड है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कितना लेना है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, एब्जॉर्प्शन फॉलो कर रहे हो या फिर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो। तो ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ये आप कॉस्ट ग्रुप 1 में पढ़कर आते हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एकदम स्क्रैच से सब कुछ यहाँ पर उठाएंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉस्ट में आप ग्रुप 1 में पढ़कर आते हो, ये आपको एक तरीका बताता है कि कैसे कॉस्ट लेना है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो हम यहाँ पे पूरा फ्रेश सीखेंगे ही। तो जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस होता था पहले जब हम बिजनेसेस करते थे तो हम इसी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करते थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करते थे। और इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ना कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, जिसके वजह से हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे शिफ्ट हुए। क्या प्रॉब्लम्स थी उनको अभी आप छोड़िए। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पहले फॉलो होता था, फिर बाद में धीरे धीरे क्या फॉलो होने लगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो होने लगा। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में करते क्या थे भैया, प्रॉब्लम अगर आ रहा था तो पहले तो ये समझना होगा ना कि उसमें कर क्या रहे थे, प्रॉब्लम क्या थी। अगर प्रॉब्लम समझेंगे तभी तो उसका सोल्यूशन समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम क्या थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को जब हम कैलकुलेट करते थे तो हमें तो एक्चुअली में पता ही नहीं है कि ओवरहेड का खर्चा कितना होगा। हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट की कॉस्ट तो एक सर्टेन डेट पे निकल रही है, उस सर्टेन डेट तक जो भी कॉस्ट मेरे को पता है वो मैं ले लूंगा। अब हो सकता है ना कि जिस दिन मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहा हूं उसके बाद भी कॉस्ट लगे, पॉसिबल है, कॉस्ट तो लगेगा ही, वो कॉस्ट तो फिर आया ही नहीं कंप्यूटेशन में। अगर मैं आज एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर रहा हूं तो आज तक मेरे को जो भी खर्च पता है वो मैं ले सकता हूं, लेकिन आज के बाद जो भी खर्च आएगा वो मैं कैसे लूंगा, वो तो मेरे को मालूम नहीं है, वो तो मेरे को पता ही नहीं है। इसीलिए हम जब ओवरहेड निकालते हैं ना तो हम एस्टिमेटेड कॉस्ट लेते हैं, एक एस्टिमेशन ले लेते हैं कि पिछले साल ओवरहेड इतना लगा था, तो हो सकता है इस बार भी कुछ आगे पीछे लगे, इस बार भी कुछ आगे पीछे लग सकता है, तो हम एक एस्टिमेटेड कॉस्ट लेते हैं। और ये एस्टिमेटेड कॉस्ट के हेल्प से हम निकालते हैं अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो मैंने सारे एस्टिमेटेड कॉस्ट लिए और एस्टिमेटेड कॉस्ट को डिवाइड किया एक बेसिस से, एक बेसिस मैंने उठाया कि मैं ओवरहेड जब प्रोडक्ट में डालूंगा ना तो कैसे डालूंगा, देखना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे लेबर कितने देर काम कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय लेबर को मैं क्या पैसे दे रहा हूं, तो लेबर जितने भी देर काम कर रहा है उसको मैं उसके हिसाब से पैसे दे रहा हूं ना, तो लेबर को पैसा देने का एक बेसिस है मेरे पास। तो वैसे ही जब हम अपने ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ओवरहेड्स प्रोडक्ट में डालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट लग रहा है वो किस वजह से लग रहा है, ओवरहेड जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो भी लग रहा है वो किस रीजन से लग रहा है। सपोज करिए कि मैंने सोचा कि मैं 50,000 रुपीज का ओवरहेड इस बार खर्च करूंगा, मतलब सब मिला के इस बार 50,000 ओवरहेड्स लगने वाले हैं, 50,000 रुपए लगेंगे। और इस 50,000 रुपए खर्च करने के बाद मैं लेबर से 30,000 आवर्स काम करवा लूंगा। अगर मैंने ओवरहेड में 50,000 रुपए खर्च कर दिए तो मैं अपने लेबर से 30,000 आवर्स काम करवा लूंगा। तो अब मेरे को एक बेसिस मिल गया ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने का, ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने का एक बेसिस मिल गया ना। 50,000 रुपीज मैं खर्च कर रहा हूं और इस 50,000 के खर्च के हेल्प से मैं लेबर से 30,000 आवर्स काम करा सकता हूं, लेबर से 30,000 आवर्स काम करवा सकता हूं। दैट मीन्स पर आवर का
ओवरहेड का क्या रेट लगता है ये मिल गया, पर आवर का ओवरहेड का क्या रेट लगता है ये मिल गया। तो दिस वाज हाउ आई कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। पहले हम एक एस्टिमेटेड ओवरहेड का कॉस्ट लेते हैं और उससे हम डिवाइड कर देते हैं अपने जो भी बेसिस हमने डिसाइड किया उसके हिसाब से। तो पहले ये पूरे फैक्ट्री के लिए होता था, पूरे फैक्ट्री के लिए। अब एक फैक्ट्री में दो प्रोडक्ट बनते हैं ए और बी। ए 10 घंटे लगाता है, बी 3 घंटे ही लगाता है। ए 10 घंटे लगाता है, बी 3 घंटे ही लगाता है। तो क्या होगा, जैसे यहां पर एक एग्जांपल जो मैंने ये लिया इसी को कंटिन्यू करते हैं। 50,000 बाई 30,000 ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड पर लेबर आर क्या आ गया, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड पर लेबर आर या 1.67, या 1.67। अभी मत लिखिएगा, हम सब लास्ट में समझ के लिखेंगे। प्रोडक्ट ए में 10 घंटा लगा और प्रोडक्ट बी में 3 घंटे ही लगे। तो प्रोडक्ट ए के पास क्या कॉस्ट जाएगा, 10 इंटू 1.67 मतलब 16.7, और प्रोडक्ट बी में 1.67 इंटू 3 दैट इज 5 रुपीज। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। फिर मैंने थोड़ा और अपने इस कॉस्ट को स्टडी किया, ओवरहेड्स को, तो मेरे को पता चला ना कि ओवरहेड्स में ज्यादातर जो कॉस्ट है 50,000 रुपए का जो कॉस्ट है उसमें से ज्यादा कॉस्ट डिपार्टमेंट बी में लगता है, ज्यादा कॉस्ट डिपार्टमेंट बी में लगता है। यहां 30,000 ही लगता है और यहां पे 20,000 लगता है। तो अगर डिपार्टमेंट बी में ज्यादा कॉस्ट लग रहा है तो मैं प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को कैसे वैल्यू कर दूं। डिपार्टमेंट बी में ज्यादा कॉस्ट लगता है और जो आपका ये प्रोडक्ट बी है ना ये डिपार्टमेंट बी में ही बनता है, प्रोडक्ट बी डिपार्टमेंट बी में बनता है। अब फिर से कॉस्ट गड़बड़ हो गया, मैंने तो आर्स के हिसाब से निकाला तो प्रोडक्ट ए की कॉस्ट आ गई 16.7 और प्रोडक्ट बी की कॉस्ट आई 5 रुपए, जबकि ये प्रोडक्ट बी सिर्फ कहाँ बन रहा है, डिपार्टमेंट बी में बन रहा है। प्रोडक्ट ए तो सिर्फ डिपार्टमेंट ए में बनता है। तो अगेन कॉस्ट गड़बड़ हो गई, समझ गए सब कोई, कॉस्ट गड़बड़ हो गई। तो इस कॉस्ट की जो गड़बड़ी है इसको ठीक करने के लिए हमने फिर और सोचा तो हमने एक मेथड निकाला कि भैया आप क्या करो, डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड निकाल लो, डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड निकाल लो। डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड हमने निकाला तो डिपार्टमेंट ए का 20,000 का ओवरहेड है, डिपार्टमेंट बी का 30,000 का ओवरहेड है, और बेसिस क्या है, वही लेबर आवर्स, जो लेबर आवर्स के हिसाब से हम कर रहे थे। अब डिपार्टमेंट ए में 20,000 लेबर आवर्स हैं और डिपार्टमेंट बी में 10,000 लेबर आवर्स हैं, तो यहाँ पे रेट क्या आ गई 1 रुपी पर आवर, और डिपार्टमेंट बी में रेट आ गई ₹3 पर आवर, डिपार्टमेंट बी में रेट आ गई ₹3 पर आवर। अब इसके हिसाब से आप प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करिए। डिपार्टमेंट ए में 10 घंटा लगा है तो 10 आवर्स का क्या बनता है ₹10, और डिपार्टमेंट बी में 3 रुपीज पर आवर लगता है, और पर आवर का रेट कितने घंटे लगे प्रोडक्ट को बनाने में, 3 घंटे लगे हैं, तो इसकी कॉस्ट आएगी 9 रुपीज। तो ये कॉस्ट चेंज हुआ। पहले हम क्या कर रहे थे, गड़बड़ कॉस्ट निकाल रहे थे, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज नहीं देखते थे, हम देखते थे कि टोटल में जो ओवरहेड लग रहा है टोटल आवर से डिवाइड किया। फिर हमें और थोड़ा हमने स्टडी किया तो हमें पता चला कि डिपार्टमेंट ए में तो भैया कम ओवरहेड लग रहा है, डिपार्टमेंट बी में ज़्यादा लग जा रहा है। तो अगर डिपार्टमेंट बी में ज़्यादा ओवरहेड लग रहा है और वहाँ सिर्फ प्रोडक्ट बी बनता है तो प्रोडक्ट बी की कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्ट ए का कॉस्ट कम होना चाहिए। समझ गए सब कोई। लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम है ना वो पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी प्रॉब्लम जो है वो पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हो पाया। क्यों नहीं सॉल्व हो पाया, क्योंकि हमने देखा कि डिपार्टमेंट ए में हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट ए तो बन ही रहा है और साथ ही साथ एक और प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट सी। ये चलिए एक नया एग्जांपल ही लेते हैं, अभी बस समझिए। अब एक नया एग्जांपल लिया कि ठीक है डिपार्टमेंट वाइज कॉस्टिंग कर ली, डिपार्टमेंट के हिसाब से भी ओवरहेड निकाल लिया,
तो डिपार्टमेंट के हिसाब से ओवरहेड क्यों निकालते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट के रेट्स अलग अलग हो सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट में ओवरहेड ज्यादा लग रहा है, किसी डिपार्टमेंट में ओवरहेड कम लग रहा है। तो डिपार्टमेंट ए का जो रेट है हमारा, ये नया एग्जाम्पल है, न्यू एग्जाम्पल। अभी कुछ भी मत लिखिएगा, बस समझने पे ध्यान दीजिए। डिपार्टमेंट ए में ₹10 पर आवर के हिसाब से ओवरहेड लगता है और डिपार्टमेंट बी में ₹3 पर आवर के हिसाब से ओवरहेड लगता है। और यहाँ पे जो टोटल ओवरहेड है हमारा, वो सपोज करिए आप 30,000 है, या 20 ले लेते हैं जो पिछले एग्जाम्पल में लिया था, और यहाँ पे टोटल ओवरहेड हमारा 30,000 है। डिपार्टमेंट ए में ना अब 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक बन रहा है प्रोडक्ट एक्स, एक बन रहा है प्रोडक्ट वाई। एक बन रहा है प्रोडक्ट एक्स, एक बन रहा है हमारा प्रोडक्ट वाई। और डिपार्टमेंट ए में जो ये 20,000 का खर्च लगता है, ये 20,000 का जो खर्च लग रहा है, ये सपोज करिए इसमें से एक तो नॉर्मल खर्चा है, एक नॉर्मल है 10,000 का, और एक खर्चा क्लीनिंग का है, एक खर्चा क्लीनिंग का है जो कि है 10,000। और ये जो क्लीनिंग का खर्चा है ना 10,000 रुपीज का, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट वाई में लगता है। प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट वाई हमारा एक स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट है, जिसको बनाने के लिए मेरे को अलग से क्या करना पड़ रहा है, क्लीनिंग करवानी पड़ रही है। तो अगर मैं लेबर आवर्स के हिसाब से एब्जॉर्प्शन करता हूं, तो प्रोडक्ट एक्स में सपोज करिए लेबर आवर जो लगता है वो लगता है 1, और यहाँ पे लेबर आवर लगता है 2। तो लेबर आवर के हिसाब से इसको 10 रुपए का कॉस्ट मिल जाएगा और प्रोडक्ट बी को 20 रुपए का कॉस्ट मिल जाएगा, क्योंकि रेट क्या है, 10 रुपए 1 घंटे का एब्जॉर्ब करने का। अब प्रोडक्ट एक्स बनाने में 1 घंटा लगा तो 10 रुपए एक्स को मिला, प्रोडक्ट वाई को 2 घंटा लगा तो उसको 20 रुपए मैंने दे दिया। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में जो हमारा ओवरहेड है उसमें एक खर्चा तो क्लीनिंग का है, और ये क्लीनिंग का जो खर्चा है सिर्फ और सिर्फ किसका है, प्रोडक्ट वाई का है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट वाई का है, तो इसका खर्चा किसके पास जाना चाहिए, पूरा प्रोडक्ट वाई के पास जाना चाहिए। बट हो क्या रहा है, अगर मैं लेबर आवर्स के हिसाब से एब्जॉर्ब कर रहा हूं, तो मैंने दोनों में ही तो क्लीनिंग का खर्चा बांट दिया। मैंने तो पूरे 20,000 रुपए को प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई में एलोकेट किया है। अगर देखा जाए तो लेबर आवर, ये जो लेबर आवर निकालता हूं, कैसे निकालता हूं, टोटल कॉस्ट लेता हूं डिवाइड बाई टोटल आवर से डिवाइड करता हूं। तो मैंने जब टोटल कॉस्ट लिया तो उसमें मैंने 20,000 कंप्यूट किया, कंसिडर किया। ये जो 20,000 है ये प्रोडक्ट एक्स को भी मिल गया, प्रोडक्ट वाई को भी मिल गया। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो भले ही हमने डिपार्टमेंट वाइज भी कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो पूरे तरीके से सॉल्व हो ही नहीं पाई, प्रॉब्लम पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हो पाई। इसके लिए अब क्या करें, तो अब हमारे पास आए बीच में एक हार्वर्ड के प्रोफेसर, जिनका नाम था रॉबर्ट कैपलन। रॉबर्ट कैपलन, इन्होंने बताया कि देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तुम कितना भी कर लो, उसमें प्रॉब्लम होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो एक एस्टिमेटेड बेसिस पे चल रहा है, एस्टिमेटेड बेसिस पे चल रहा है, और उसमें हम टोटल कॉस्ट लेते हैं। तो इससे बचने के लिए अब क्या करो, आप देखो कि आपका जो ओवरहेड का जो भी कॉस्ट लगता है, उसमें ओवरहेड में भी और सेग्रीगेशन करो, कि ओवरहेड्स में जो खर्चा लग रहा है उनको एक्टिविटी वाइज निकालो। तब जाकर जन्म हुआ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। समझ में आया पूरा फाउंडेशन चैप्टर का, कि हम क्यों पढ़ते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि पहले हम पूरे फैक्ट्री के लिए एक बार में रेट निकाल लेते थे, फिर थोड़ा समझ में आया तो डिपार्टमेंट वाइज निकालने लगे, लेकिन तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फैक्ट्री वाइज जब कर रहे थे तब प्रॉब्लम था, उसको डिपार्टमेंट वाइज में जाके सॉल्व किया। डिपार्टमेंट वाइज भी जब चले गए तब भी हमारा प्रोडक्ट प्रॉब्लम जो था वो पूरे तरीके से सॉल्व हो नहीं पाया। तब बीच में रॉबर्ट कैपलन सर आए और इन्होंने हमें बताया कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और फिर जाके जन्म हुआ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। यहां तक सभी को क्लियर है? कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मेरे को बताएंगे, चैट बॉक्स में बताइए, मैं वापस रिपीट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समझ में आना चाहिए, एकदम बेस अगर क्लियर हो जाएगा ना तो अगेन बहुत हेल्प मिलने वाली है। एससीएम में फिर ये चैप्टर वापस पढ़ना है फाइनल में वापस। समझ गए सिद्धांत? सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम।
तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अपनाकर। हमने अब देखा कि अब ऐसे जाओ ही मत, डिपार्टमेंट वाइज कोई बेसिस मत पकड़ो। अब सबसे पहले ये देखो कि एक्टिविटी में क्या कॉस्ट लग रहा है, जैसे क्लीनिंग में कितना लग रहा है, इंस्पेक्शन में कितना लग रहा है, अगर सेटअप कॉस्ट है तो सेटअप कॉस्ट में कितना लग रहा है। हाँ, पहले क्या होता था कि हमने एक डिपार्टमेंट, अब जैसे प्रोडक्ट की जब कॉस्टिंग हो रही है तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करने के लिए हम ये देखते थे कि टोटल एस्टिमेटेड मेरा ओवरहेड का कॉस्ट क्या लगेगा, और इस ओवरहेड कॉस्ट के हिसाब से मैं कितना लेबर आवर्स या मशीन आवर्स काम करवा पाऊंगा, उसके हिसाब से एक रेट मेरे को मिल जाता था। फिर उस रेट पे मैं ये देखता था कि जैसे प्रोडक्ट ए बनाने में 2 घंटा लगा, प्रोडक्ट बी बनाने में 3 आवर्स लगे, तो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में कॉस्ट वैसे डाल दिया। फिर और धीरे धीरे ये समझ में आया कि प्रोडक्ट बी जो है वो तो डिपार्टमेंट बी में बन रहा है और डिपार्टमेंट बी में ओवरहेड की कॉस्ट ज़्यादा है। तो अगर मैं एक रेट पे पकड़ के डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों को वैल्यू कर दूं तो वो गड़बड़ है। तो फिर उसके लिए हमने डिपार्टमेंट वाइज को पकड़ा कि डिपार्टमेंट वाइज हम कैसे अपने ओवरहेड रेट्स निकाल सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट में मेरा ओवरहेड्स क्या लग रहा है और उस ओवरहेड्स के लिए उस डिपार्टमेंट में कितना लेबर आवर्स या कितना मशीन आवर्स लग रहा है। तो फिर डिपार्टमेंट वाइज रेट मिला, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज रेट में भी प्रॉब्लम आने लगी। हो सकता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी थी जो कि किसी एक प्रोडक्ट में हो रही है, दूसरे प्रोडक्ट में हो ही नहीं रही है। तो अगर दूसरे प्रोडक्ट में नहीं होगी वो एक्टिविटी तो हम क्या करेंगे, गड़बड़ कर देंगे, कॉस्ट गलत आ जाएगी। एक बहुत इजी सा एग्जांपल है, आप सोचिए आपके घर में पेंट हो रहा है, आपके घर में पेंट हो रहा है। अब आपके घर में जब पेंट हो रहा है तो आपने बोला ना कि आप अपने कमरे को पेंट नहीं करवाओगे, आप अपने कमरे को पेंट नहीं करवाओगे। तो पेंटर आएगा, सारे कमरों को पेंट करेगा, आपके कमरे को पेंट नहीं करेगा। पेंटिंग करके वो चला जाएगा, उसके बाद अपना कॉस्ट बता देगा। उसने बोला कि मेरी कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपीज़ है, मतलब मैं 1 लाख रुपए आपसे चार्ज करूंगा। तो 1 लाख रुपए वो लेगा, चला जाएगा। अब अगर आप ये देखते हो कि 1 लाख रुपए लगा है, घर में टोटल मिलाकर 5 कमरे हैं, घर में कुल मिलाकर 5 कमरे हैं, तो हर कमरे का कॉस्ट क्या आया, 20,000। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप कौन सी कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो, एब्जॉर्प्शन या एक्टिविटी बेस्ड। 5 कमरे टोटल है घर में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वेरी गुड। तो समझ तो गए आप, मैंने तो अपना कमरा पेंट नहीं करवाया था लेकिन फिर भी मेरे कमरे में कॉस्ट जुड़ गया। मैंने तो अपना कमरा पेंट करवाया ही नहीं लेकिन फिर भी मेरे कमरे में कॉस्ट आ गया। और वही अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती तो हम क्या देखते हैं कि 1 लाख रुपीस का कॉस्ट लगा तो है, लेकिन ये कॉस्ट कितने रूम्स के लिए है, 4 रूम्स के लिए है, तो हर एक रूम का जो कॉस्ट है दैट इज 25,000। तो दिस इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी किसके किसके लिए हो रही है और फिर एक्टिविटी वाइज कॉस्ट को बांटेंगे। दिस इज व्हाट वी डू इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फर्स्ट वी आइडेंटिफाई व्हाट आर दी एक्टिविटीज, कि हर एक्टिविटी में कॉस्ट कितना लग रहा है, और फिर एक्टिविटी के हिसाब से अपने कॉस्ट को बांट देना। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि हर एक एक्टिविटी क्या क्या हो रही है। तो ये जो कॉस्ट पूल है, कॉस्ट पूल का मतलब क्या होता है कि हर एक एक्टिविटी में टोटल मिला के कॉस्ट कितना लगा है। जैसे सेटअप में टोटल कॉस्ट कितना लगा है वो उसका कॉस्ट पूल है, क्लीनिंग में टोटल कॉस्ट कितना लगा है वो उसका कॉस्ट पूल है। थर्ड हो सकता है कि इंस्पेक्शन हो, जैसे एक है हमारा इंस्पेक्शन, एक है सेटअप, एक है क्लीनिंग। अब इंस्पेक्शन में कितना लगा है वो निकाल लिया तो इंस्पेक्शन का कॉस्ट पूल आ गया, सेटअप का कॉस्ट निकाल लिया टोटल तो सेटअप का कॉस्ट पूल मिल गया, क्लीनिंग में कुल मिला के कितना खर्च हुआ है तो क्लीनिंग का कॉस्ट पूल आ गया। फिर हम खर्चों को बांटते हैं। अब बांटने के लिए जो हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर, कि इंस्पेक्शन का खर्चा कैसे बटना चाहिए, इंस्पेक्शन का खर्चा कैसे बटना चाहिए। मैं जितना इंस्पेक्शन करूंगा उसके हिसाब से खर्चा बटना चाहिए। आपको नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ सेटअप्स भी क्वेश्चन में गिवन है, और फ्लोर एरिया गिवन है। तो अब आप खुद तो देख के ही समझ जाओगे कि लगता है कि ये जो इंस्पेक्शन का कॉस्ट है ये कैसे बटेगा, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से। सेटअप का जो कॉस्ट है वो कैसे बटेगा, नंबर ऑफ सेटअप्स के हिसाब से। क्लीनिंग का जो एरिया है वो फ्लोर एरिया के हिसाब से बटेगा। क्लीनिंग जब करेंगे तो जमीन की तो क्लीनिंग कर रहे हैं तो फ्लोर एरिया के हिसाब से
बांट देंगे। तो हम यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ भी लिखिएगा मत, जब लिखना होगा मैं सब बताऊंगा, कुछ भी लिखना नहीं है। तो एक्टिविटीज पहले आइडेंटिफाई किया कि कॉस्ट जो लग रहा है कि वो किन किन एक्टिविटीज की वजह से लग रहा है। एक बार एक्टिविटीज मिल गई, उसके बाद मैं देखूंगा कि ये जो कॉस्ट लगा है, इस कॉस्ट लगने का कारण क्या है। कॉस्ट लगने का कारण क्या है, वही होता है कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर, ड्राइवर का काम क्या होता है, गाड़ी चलाना। तो कॉस्ट ड्राइवर का मतलब जो कॉस्ट लगवा रहा है। तो कॉस्ट किसके वजह से लग रहा है, वो हमारा कॉस्ट ड्राइवर है। तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, सेटअप्स, फ्लोर एरिया, ये सब हमारे कॉस्ट ड्राइवर होते हैं। फिर इनके हिसाब से हम अपना एक रेट निकाल लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि इंस्पेक्शन में 50,000 रुपीज़ की कॉस्ट लगी है, और ये 50,000 रुपीज़ की कॉस्ट जो लगी है 500 इंस्पेक्शंस के लिए लगी है। आपने 500 इंस्पेक्शंस किए और टोटल मिला के 50,000 रुपये आपका लग गया। तो हर एक इंस्पेक्शन की कॉस्ट क्या है, हर एक इंस्पेक्शन की कॉस्ट क्या है, बहुत सिंपल है। 50,000 रुपीज़ कॉस्ट लगी है, और ये 50,000 रुपीज़ क्यों लगी है, क्योंकि 500 रुपीज़ का मीन्स 500 इंस्पेक्शंस मैंने किए हैं। तो हर एक इंस्पेक्शन का जो कॉस्ट आ रहा है दैट इज 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ पर इंस्पेक्शन। तो दिस इज माई कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट कि हर एक कॉस्ट मीन्स हर एक जो कॉस्ट लग रही है उसका पर ड्राइवर क्या रेट है। हर एक सेटअप का 100 रुपये, हर एक इंस्पेक्शन का 100 रुपये लग जाता है। बहुत सिंपल है। तो जब हम एबीसी के हिसाब से कॉस्ट कंप्यूट करते हैं तो हम मटेरियल लेते हैं, लेबर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या हो रहा था, मटेरियल तो हमेशा पता ही है कि इतना ही लगेगा। चक्कर कहां पर आता है, चक्कर हमेशा ओवरहेड में है। चक्कर जो है हमेशा वो ओवरहेड्स में है। क्यों, क्योंकि ओवरहेड्स मेरे को एक्चुअली नहीं पता है, वो एस्टिमेटेड है। मटेरियल तो हमेशा पता रहेगा कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 kg रॉ मटेरियल लग रहा है और रॉ मटेरियल की रेट 50 रुपीज़ है, तो वो एकदम क्लियर है। लेबर में भी पता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 आवर्स लगता है, लेबर को मैं 10 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट करता हूँ, तो लेबर का भी रेट क्लियर है। प्रॉब्लम होती है ओवरहेड में। तो ये ओवरहेड को जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से देख रहे थे तो वहां पे हम पहले एक रेट निकालते थे और वो रेट को मल्टीप्लाई कर देते थे किससे, कि हमारा एक्चुअल में क्या हुआ है। जैसे मैंने तो एक एस्टिमेशन किया था ना कि 50,000 रुपीज़ का ओवरहेड लगेगा, और इस 50,000 के हेल्प से मैं 30,000 लेबर आवर्स काम करवाऊंगा, 30,000 घंटे लेबर से काम करवा लूंगा। अब हर एक प्रोडक्ट में अगर 3 घंटे लेबर काम कर रहे हैं तो ओवरहेड का कॉस्ट भी मिल गया। लेकिन क्या ये ओवरहेड का कॉस्ट करेक्ट है, नहीं, ये एस्टिमेटेड है। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग निकाला। फिर हमने एक्टिविटी वाइज ओवरहेड्स को डालना शुरू किया कि एक्टिविटी 1 में, एक्टिविटी 2 में, एक्टिविटी 3 में, एक्टिविटी 4 में क्या कॉस्ट लग रहा है। उन सब का जब हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। समझ में आया प्रॉब्लम क्या थी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो कॉस्ट था वो डिस्टॉर्टेड कॉस्ट आ रहा था, गलत कॉस्ट आ जा रहा था। क्यों, क्योंकि मेरा ओवरहेड्स का जो रेट आ रहा था, ओवरहेड्स का जो कॉस्ट आ रहा था वो गलत था। और अगर ओवरहेड्स का कॉस्ट गलत है तो मैं उसमें प्रॉफिट ऐड करूंगा तो सेलिंग प्राइस भी गलत आएगा। तो ओवरहेड्स में डिस्टॉर्टेड कॉस्ट की प्रॉब्लम थी, जिसको सॉल्व किसने किया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने बोला कि आप एक्टिविटी वाइज निकालिए ना कॉस्ट। सबसे बेहतर है कि एक्टिविटी देखिए कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है और हर एक एक्टिविटी का ड्राइवर देखिए, ड्राइवर का रेट निकालिए, फिर अपने आप आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 रुपीज़ इंस्पेक्शन का कॉस्ट आया। अब एक प्रोडक्ट में मैं 3 इंस्पेक्शंस करवाता हूँ, 3 इंस्पेक्शंस करवाता हूँ, तो उसमें 300 रुपीज़ जाना चाहिए इंस्पेक्शन का खर्चा। 100 रुपये इंस्पेक्शन की कॉस्ट का रेट है। अब मैंने 3 इंस्पेक्शन करवाए तो 300 रुपीज़ ट्रांसफर कर दूंगा, एकदम सिंपल है। सेटअप कॉस्ट किया, सेटअप में 30,000 रुपीज़ लगा और कुल मिलाकर 30 सेटअप्स बनाए गए। नंबर ऑफ सेटअप्स 30 है, 30 नहीं 50 ले लीजिए, नंबर ऑफ सेटअप्स 50 है। तो रेट पर ड्राइवर क्या आने वाला है, 600 रुपीज़ आएगा। हर एक सेटअप का 600 रुपीज़ लग रहा है। 30,000 टोटल सेटअप के पीछे लगा, जिसमें से 50 सेटअप्स बने, तो हर एक सेटअप का जो रेट है वो क्या है, 600। अब अगर मैंने एक ही सेटअप किया है, इस प्रोडक्ट में एक सेटअप किया है, तो इसके पास 600 रुपये आएंगे।
2 सेटअप किया होता तो 1200 आ जाते हैं। तो जिस प्रोडक्ट ने जैसी एक्टिविटी की है उसको उस हिसाब का कॉस्ट बांटिए। तो अब आपको भी लग रहा होगा कि हाँ अब मैं सही कॉस्ट निकाल रहा हूं। पहले ये प्रॉब्लम आ रही थी, ओवरहेड को जब हम एब्जॉर्ब कर रहे थे, जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे थे, तो हम एक बेसिस को पकड़कर चलते थे और उस बेसिस के हिसाब से कॉस्टिंग कर देते थे। तो वो प्रोडक्ट जिसने कोई एक्टिविटी किया ही नहीं है उसको भी उसका कॉस्ट बियर करना पड़ रहा था। जैसे वो पेंट वाला एग्जांपल, मेरे रूम में पेंट हुआ नहीं है लेकिन फिर भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वजह से मेरे को उसका कॉस्ट बियर करना पड़ रहा था। लेकिन जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आया तो उसने मना किया कि नहीं, इसके कमरे में पेंट नहीं हुआ है तो इसको मत जोड़ो, तुम सिर्फ ये देखो कि 4 रूम को पेंट कराने का 1 लाख रुपीज लगा है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने। समझ गए? एकदम बढ़िया से फाउंडेशन क्लियर है सभी का? Are you just taking classes and still failing? Upgrade to the Super Success Batch for live classes, tracking, and revision. This is your sure path to pass.